इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजा का पहला कर्तव्य होता है जनता को सुरक्षा देना, बेहतर कानून व्यवस्था ताकि पब्लिक खुद को सुरक्षित समझे। बिहार में जिस जंगल राज के खात्मे की बात कर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, उन्होंने जंगल राज को खत्म भी किया। उन्होंने सुशासन बाबू के नाम से उन्हें जाना जाने लगा, लेकिन बिहार में एक बार फिर क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा है। आम लोग तो छोड़ दीजिए, अब खास लोग भी सेफ नहीं है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मर्डर क्यों किया गया? किसी रंजिश की वजह से हत्या की गई है या फिर चोरी की मंशा से हत्या की गई है? पुलिस को जांच में अब तक क्या मिला है? 3 खाली ग्लास का कनेक्शन क्या है? सीसीटीवी में जो 2 शख्स दिखाई दिए वो कौन है? पुलिस क्यों ये दावा कर रही है कि देर शाम तक इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी? आपको एक एक फैक्ट्स बताऊंगे, मर्डर की पूरी टाइमलाइन दिखाऊंगे, लाल अलमीरा में क्या है यह भी समझाऊंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अपडेट के साथ करते हैं कि आखिर इस मर्डर केस में अपडेट क्या है। वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मर्डर उनके दरभंगा के बिरौल स्थित घर में किया गया। इस मामले में अभी जांच चल रही है। इस मामले में दरभंगा पुलिस ने अब तक 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों संदिग्ध सीसीटीवी में मुकेश साहनी के घर के बाहर दिखे थे। इसके साथ ही पुलिस इस मामले में जल्दी बड़ा खुलासा करने का भी दावा कर रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी से फोन पर बातचीत की और घटना पर दुख जताया है। दरअसल बीती रात मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी के घर वो पर अकेले थे। जब सुबह फूल वाला फूल देने पहुंचा तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। गांव के लोगों ने फोन लगाया तो फोन का जवाब भी नहीं मिला। तब गांव वालों ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो अंदर जीतन साहनी का शव पड़ा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिता की हत्या की खबर आज सुबह सुबह आई और इसके साथ ही बिहार में हंगामा मच गया। दरभंगा के बिरौल में मुकेश साहनी के पिता इसी घर में अकेले रहते थे और सुबह जब एक फूल देने वाला बुजुर्ग जो पास में ही रहता है वो यहाँ पर पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर एक दूसरा व्यक्ति जो बगल में ही रहता है उसने भी दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर फ़ोन लगाया गया, मुकेश साहनी के पिता ने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया और उसके बाद जब संदेह हुआ तो इसी दरवाजे के ऊपर के हिस्से से देखने की कोशिश की गई। इसके अलावा इसी घर के पीछे के हिस्से में एक खिड़की है, वहाँ से भी आसपास के लोगों ने देखा तो नज़र ये आया कि वहाँ जो दरवाज़ा था पीछे का वो खुला हुआ था। और फिर लोगों ने अंदर की जो तस्वीरें देखी वो बिल्कुल चौंकाने वाली थी। अंदर काफ़ी क्षत विक्षत शव मुकेश साहनी के पिता का पड़ा हुआ था। पेट का जो हिस्सा था पूरा आगे का वो बिल्कुल कटा हुआ था, चीड़ा हुआ था और ऐसी तस्वीर देखकर लोग दंग रह गए। पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, लगातार छानबीन की गई। घर के अंदर पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे, डीआईजी, एसपी, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे और उस समय से लगातार की गई छानबीन में पुलिस को कई अहम सुराग मिल चुके हैं। पुलिस का दावा है कि इस पूरे कांड का उद्भेदन वो तुरंत ही कर सकती है, अगले कुछ घंटे में इस कांड का उद्भेदन हो जाएगा, पुलिस का ये दावा है। ये बताइए कि आप उनके रिश्तेदार हैं? जी, मैं उसका मेरा बहनोई था। अच्छा, तो आपको क्या जानकारी मिली? हमको जानकारी यही मिला है, हमको संदेह है कि जो लड़का यहाँ आता था डेली के और उनको पैसा कौड़ी देखा है, मुहर्रम का समय है, पीछे से आया और पीछे से आने के बाद उसको पैसा कौड़ी तो सब आने जाने में तो देख लेता है और कहा इसी मौका है, रात को अकेले सोता है, चलो 4-5 आदमी मिल के और उसके साथ करेंगे, पैसा कौड़ी ले। कौन लड़का है जो हर दिन घर पे आता? अब उसको तो हम नहीं जानते, मतलब किस सिलसिले में वो लड़का आता होगा? अब किस सिलसिले में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अंजाम यही दिया है। जब काट खूट है, हम तो देखे नहीं है, लेकिन काट खूट है तो इसका मतलब क्या है? यही है मतलब कि उसको हथियार से काटा है, काट के लूट फूट के अपना पैसा कौड़ी लेके चला गया। तो क्या कुछ पैसे गायब भी हैं घर से? अब उतना तो हम नहीं देखते, टीम गया, हम अंदर गए नहीं हैं। तो अकेले रहते थे? अकेले रहते थे, लेकिन समाज को आदमी आता था जाता था, ऐसा बात कोई नहीं है। शादी में भी चुआन गिराया था मेरा बहनोई, हम बीमार। यहाँ पर उनके साथ कोई नहीं रहता था? बिल्कुल अकेले रहता था, समाज का आदमी रहता था, आता था जाता। अभी जो बीती रात हुई, जब घटना हुई, उस रात कौन था इस घर में? नहीं, अकेले सोया हुआ था और डेली फूल तोड़ के लाता है, भगवान का पूजा करता है, आते सोता है। अब रात में 12-1 बजे के बाद चले जाने के बाद अब कौन आया नहीं है ये कैसे बताएंगे, लेकिन पीछे तो जरूर कोई आया है तो वो नियत से, खराब नियत से आया होगा।
आया उसको जो है से मर्डर करके पैसा कौड़ी लेकर चला गया। मुकेश साहनी के पिता की हत्या क्यों हुई, किसने की, इसके हर एंगल की जांच की जा रही है। इसके लिए एफएसएल से लेकर डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंची है और सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार वहां पर जांच की जा रही है कि किस तरीके से, किस मोटिव से यह हत्या की गई है और लगातार मुकेश साहनी के पिता के घर पर यह जांच चल रही है। दरभंगा में बड़ी बेरहमी से उनका मर्डर किया गया। जिस तरीके से हमारे संवाददाता नीतीश भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जो शव मिला है वो शत विशत हालत में मिला है, क्योंकि धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया। मोटिव क्या है? क्या चोरी की वजह से यह हत्या की गई है? क्या उन्होंने विरोध किया, उसके बाद यह हत्या को अंजाम दिया गया, या फिर यह आपसी रंजिश के चलते किया गया है? क्योंकि यही वो मोटिव है जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। और लगातार यह कहा जा रहा है कि बिहार में क्या जंगल राज एक बार फिर से लौट आया है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इस तरीके से एक राजनेता के पिता के घर पर घुसकर की हत्या कर दी जाती। तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जाए। एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य 10 पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है। संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 94318 22992, इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है जो पहले भी हमने जारी किया था, वो है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना से संबंधित सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान की जो बातें आप सामने आई हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। तो इस पूरे मामले पर एडीजी का बयान आपने सुना कि किस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को डिकोड किया जा रहा है, क्या क्या वहां से बरामदगी हुई है उसकी जानकारी दी गई। दरअसल दरभंगा पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस की टीम जांच के लिए मुकेश साहनी के घर पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को मुकेश साहनी के घर के पीछे से इस तरह का एक रेड कलर का बॉक्स मिला। ये रेड कलर का बॉक्स क्या है, इसकी मिस्ट्री क्या है, इसी को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। और इसके बारे में बिहार पुलिस के एडीजी ने अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये वही अलमीरा है जिसमें कागजात और कुछ रुपए मिले हैं। सवाल यह है कि अलमीरा घर के पीछे कैसे लाया गया, क्योंकि कई बड़े सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। धारदार हथियार से हमला किया गया और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी ने यह भी जानकारी दी कि घर के अंदर जो टेबल पड़ा है उस पर 3 ग्लास मिले। वो 3 ग्लास किसके हैं, उस 3 ग्लास में क्या पदार्थ था, उसकी भी बाकायदा एफएसएल जांच की जाएगी। इसके अलावा घर के अंदर जो सामान था वो पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। और तीसरी चौथी चीज जो मिली है वो घर के पीछे तालाब में एक लाल रंग की अलमारी मिली है, उस लाल रंग की अलमारी में पैसे मिले हैं। तो सवाल यह कि अगर चोरी के मोटिव से वहां पर घुसे थे कुछ लोग जिन्होंने मुकेश साहनी के पिता की मर्डर किया है, ऐसे में अगर उनको सामान अलमारी मिल गई तो वो उसको पीछे क्यों फेंक कर गए, ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से उसे उठाने के लिए 4 पुलिस वाले लगे और जब उस चीज को, उस अलमारी को निकाला गया, मतलब साफ है कि वारदात में 1 से ज्यादा लोग
शामिल थे, तभी तो इतनी भारी अलमीरा को उठाकर घर से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उसको पीछे फेंका गया, जिसको उठाने में ही देखिए यहां पर 3 से 4 पुलिस वालों की मदद लग रही है। ऐसे में लगभग इतने ही लोग या इससे भी ज्यादा लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो सकते हैं। पुलिस को अब तक जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक धारदार हथियार से मुकेश साहनी के पिता का मर्डर किया गया। घर में सामान बिखरा हुआ मिला, घर के अंदर टेबल पर 3 ग्लास मिले थे और अब पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच कर रही है ताकि किसी भी एंगल से यह जांच छूट ना पाए। सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढा नुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें जो कुछ कागज पत्र थे वो कुछ गीले भी हुए हैं, उन सब की जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में। तमाम अध्यक्ष एसडीपीओ लोगों को उसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदु पर काम बांटा गया है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हत्यारे घर के पीछे के रास्ते से आए थे और घर के पीछे एक छोटा सा तालाब है जहां से पुलिस ने एक रेड कलर का बॉक्स बरामद किया। एफएसएल की टीम मौके से सबूत जुटाने में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि उनके हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं जिससे वो घटना का खुलासा अगले कुछ ही घंटे में कर देंगे। मुकेश सैनी के पिता ने जब बहुत देर तक सुबह दरवाज़ा नहीं खोला, उसके बाद आस पड़ोस के जो लोग थे वो इस तरफ आए और जो खिड़की आपको खुली नज़र आ रही है इधर से उन्होंने देखने की कोशिश की और जब इधर उन्होंने देखा तब उनको समझ में आया कि बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है, उनकी हत्या की गई है। क्योंकि जिस तरीके से शव बेड पे पड़ा हुआ था, बिल्कुल जिस तरह से पेट के हिस्से को काटा गया था, उसको जब लोगों ने देखा तो वो फिर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और ये उनके मकान के बाईं तरफ का हिस्सा है और बगल में आप देखिए प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। फिलहाल यहाँ से एक बगल में जो गड्ढे से एक अलमीरा बरामद किया गया है छोटा सा, वो यहाँ पर रखा हुआ नज़र आ रहा है। उसमें कुछ कागजात थे, कुछ चीज़ें थी, वो सब बिखरी पड़ी हुई थी और इसी गड्ढे के पास जहाँ पानी है वहाँ से इसे बरामद किया गया है। पुलिस उसको भी देख रही है कि आखिर इस बक्से में ऐसा क्या था। और इसके अलावा यहाँ पर जो एफएसएल की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है और आप देखिए ये लोग भी चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि जिस रास्ते से अपराधी गए होंगे, चूँकि पीछे के हिस्से से अपराधी दाखिल हुए हैं इसलिए पीछे के हर हिस्से को खंगाला जा रहा है। यहाँ पर एफएसएल की टीम भी है। आप लोग भी बता पाएंगे क्या आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं? अभी एग्जामिनेशन चल रही है। आप लोग एफएसएल से हैं? हाँ। तो एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और चूंकि किसी भी इस तरह के हत्याकांड के उद्भेदन में एफएसएल की बड़ी भूमिका होती है, हर पहलू को देखना होता है और जो तमाम इधर सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको यहाँ पर खंगाला जा रहा है और पुलिस का ये कहना है कि कई इस तरह के साक्ष्य मिल गए हैं और जिसके आधार पर पुलिस को लग रहा है कि इस कांड का उद्भेदन जल्द ही किया जा सकता है। पुलिस तमाम पहलुओं को देख रही है, चोरी का जो एंगल है उसको भी देख रही है, जो भी इनका काम था, जो काम ये करते थे, जो इनसे मिलने आते थे, जिस तरह के लोग मिलने आते थे, इन सारी चीज़ों को पुलिस अभी देख रही है। तो उस जगह से रिपोर्ट आप देख रहे थे जहां पर एफएसएल की टीम इस वक्त मौजूद है। घर के बैक साइड पर एफएसएल की टीम लगातार उस जगह का मुआयना कर रही है, वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी 70 साल के थे। आज सुबह शत विशत हालत में उनका शव मिला है। धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। वो अपने घर में अकेले रहते थे। जीतन साहनी के 2 बेटे हैं, मुकेश साहनी और संतोष साहनी। मुकेश साहनी बिहार में मंत्री रह चुके हैं और जीतन साहनी की एक बेटी भी है, उनकी भी शादी हो चुकी है। मुकेश साहनी की मां का 10 साल पहले निधन हो गया था, तब से अकेले वो इस घर में रहते थे। परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप उनकी रिश्तेदार हैं?
मुकेश का मौसी है। अच्छा, तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली, कैसे घटना हुई होगी? सब मोबाइल में गांव में देखते रहे, टीवी यार पर कल के ना बात चढ़िया वाली तोरो बहनों के नाम है गला सिपल में नहीं आप गल। लोगों को क्या जानकारी मिली है? क्या अकेले रहते थे, चोरी हो गई, कुछ तो पता चला होगा? कहाँ पर उनके घर में नहीं, कल के मार दल के सोचे, कल के मार दल के कुटी कुटी के जीजा काट के फेंक दल का से कल के तरह। कोई संदेह है आप लोगों को किसी पे? नहीं हमें नहीं आवे रे कहियो बहन मरले त ये से नहीं कोई बोलबै छ त नहीं। अकेले रहते थे यहाँ पर? अकेले जीजा करे रहते रहे उन्हें। लेकिन मुकेश सहनी का एक घर तो बगल में ही है, वो वहाँ पर घर है पुरन का। लेकिन पिताजी अलग रहते? अकेले नौकरो चाकरो रही तो बैले दे गायर बात देख नहीं रखे। खाना पीना इनका कैसे होता था? अपने बनबैत रहे। अच्छा, खुद ही बनाते थे? हाँ अपने बनबैत रहे। कोई फूल देने वाला सुबह आया था, फूल दे वाला सुन लिए जोगी के एकरा नाम छे से कल के फूल देने वह उठैल के अन। तो वही खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, उसके बाद फिर तब संदेह हुआ लोगों को? कल के मिंसर में सुन लिए, कल के रात में फूल तोड़ के दे दिए ना गोसे अति हम करबे ले सुने करबे पूजा पाठ। आप लोगों को क्या लग रहा है, चोरी के दौरान ये घटना हुई या कोई बदले की वजह से हुई, कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं जाने छे की कहब हम यार की जान गलिए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की एसआईटी जांच शुरू हो गई है। ये एसआईटी दरभंगा देहात की एसपी काम्या मिश्रा की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें 2 डीएसपी और 3 थाना प्रभारी के साथ साथ 10 पुलिस वाले शामिल हैं। एसआईटी की टीम जब जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ देखा, खुद उनसे सुन लीजिए कि किस तरीके से वहां पर जांच जब हुई है तब। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से मर्डर हुआ। धारदार हथियार से ये मर्डर हुआ और जिस वक्त ये मर्डर हुआ जीतन सहनी यानी कि मुकेश सहनी के पिता उस वक्त घर पर अकेले थे, वो घर पर अकेले ही रहते थे। और इसके साथ साथ जब उनका मर्डर हुआ तब उसके बाद वहां से एक अलमीरा उनके घर के पीछे पाई गई थी। उसी अलमीरा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसमें क्या था, जिसकी क्लैरिटी पुलिस ने दे दी है। और इसके साथ साथ 3 ग्लासेस की थ्योरी, वो 3 ग्लासेस की थ्योरी जो पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है कि 3 ग्लास मिले हैं। उन 3 ग्लासेस में क्या था, वो 3 ग्लासेस किसके थे, इसी को पुलिस डिकोड करने में लगी हुई। अगर हम लोग कमेंट करेंगे तो वो नहीं होगा। एक बार पूरा सारे एविडेंसेस सामने आ जाने दीजिए। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को भी हम लोग देख रहे हैं, सारी एविडेंसेस आ जाने चाहिए तो फिर हम मैडम एक बॉक्स पर निशान, बॉडी पे किस तरह के निशान है, बॉडी पे किस तरह के निशान? बॉडी पे जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इंडिया टीवी वो किए हुए निशान है, शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैबिंग के निशान है। मैडम एक बॉक्स बरामद किया गया है पीछे से, क्या क्या लग रहा है, कोई कड़ी हो सकता है? बरामद किया गया है जी बिल्कुल कड़ी हो सकता है। वहाँ पे भी उस पर भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट्स हम लोग देख रहे हैं कि एक बार उसमें से भी हम लोग मैच करवा लें। हर जगह के फिंगरप्रिंट्स वगैरह एफएसएल जो कलेक्ट कर रही है और जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगा इसी से जुड़ा हुआ बॉक्स को माना जा रहा है मैम की चोरी हुई है, ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ? नहीं अभी तक तो ऐसे स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके का कोई औजार मैडम बरामद किया गया, कोई औजार से बरामद हुआ है वहाँ से? नहीं अभी तक तो ठीक। जीतन सहनी की हत्या की खबर सबसे पहले गांव वालों ने पुलिस को दी। सुबह 7:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस के आला अफसर घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। दरभंगा पुलिस ये कह रही है कि इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है, फिर चाहे वो चोरी के एंगल से हो या फिर आपसी रंजिश से। के मामले पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का जो पिताजी है उनका हत्या कर दिया गया है और तत्काल थानाध्यक्ष बिरोल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरोल घटनास्थल निरीक्षण किए, हमको सूचना दी, फिर हम भी घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिए हैं और एसपी रूरल घटनास्थल निरीक्षण कर लिए और अभी एक एसआईटी गठन कर दिया गया। एसपी रूरल काम्या मिश्रा जी उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है और एफएसएल का भी टीम आ गई है, अभी घटनास्थल में सबूत इकट्ठा कर रही है और हमारा जो टेक्निकल सेल होता है, जो मोबाइल एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो भी टीम आ चुकी है, वो भी काम स्टार्ट कर लिया है। तो हम लोग सारे एंगल पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा एक एंगल नहीं छूटेगा, हम सब एंगल पे काम करेंगे ताकि कुछ क्लू मिले कि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी उद्योग न करें। अभी तक कोई सर किसी प्रकार का मतलब गिरफ्तारी वगैरह? अभी हम लोग का अनुसंधान जारी है और जैसे आपको अनुसंधान में जो तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे आपको। पिछले कुछ विवाद का भी सर आप अनुसंधान कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई पहले कोई हर विवाद एंगल हुआ पे था? हम लोग अनुसंधान करेंगे, दुश्मनी का, विवाद का और कोई अन्य बिंदु जो भी आते हैं अनुसंधान में हम लोग जांच करेंगे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। वीआईपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, तो वही सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से फोन पर बात की है।
इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान जारी करके दी गई, जिसमें यह कहा गया कि मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही इस मामले में डीजीपी को जांच कर त्वरित एक्शन करने के आदेश दिए गए हैं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे, तेजस्वी यादव जंगल राज करके ट्वीट कर। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। आपको नहीं लगता कि जंगल राज? नहीं, जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? तो वहीं इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में वे मुकेश सहनी के साथ खड़े हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। तो सत्ता पक्ष इस मामले में क्या कह रहे हैं वो तो आपने सुना। वहीं इसे लेकर ऑपोजिशन नीतीश सरकार पर अटैकिंग मोड में है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि नीतीश कुमार का सुशासन कहां गया। इसमें नीतीश बाबू का कोई इकबाल है नहीं और नीतीश बाबू के हाथ में सरकार निकल गई। सरकार कोई सेकेंड थर्ड फोर्थ में चला रहे हैं। लगातार नेताओं के द्वारा जमीन का कब्जा और माफिया और थानेदार की मिलीभगत से बालू में इन्वॉल्व और शराब और ड्रग्स का लगातार जिले में नेता और माफियाओं की मिलीभगत से पैसा लेना, ये नहीं दिखता है। मुकेश जी के पिता की अविलंब स्पीडली ट्रायल चाहेंगे और अविलंब इसको सजा मिले और जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त है या लापरवाही बरते है उसका सस्पेंशन। मुकेश सहनी की पहचान बिहार में सन ऑफ मल्लाह के तौर पर होती है। वो खुद को बिहार के 34 लाख मल्लाहों का नेता बताते हैं। पहले वो नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन अब वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में हैं। अक्सर वो तेजस्वी यादव के साथ दिखते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों नेता साथ साथ चुनाव प्रचार भी करते दिखे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई हैं। देखिए, हत्या किसी की हो ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। या जितने अपराधियों तत्वों का मनोबल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि ये लोग कुछ दिन सरकार में रह गए, अब इनका मनोबल तोड़ देंगे। कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा हो, ये परिस्थितियां।
रिटोरिकल जवाब दिया जाता है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल, ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कोप करना, लेकिन हम किससे सवाल पूछे? रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है। त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। तो सियासत तो इस मामले पर लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मर्डर हुआ वहां क्या चल रहा है, जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इस दिखाने के लिए आपको सीधे दरभंगा लिए चलते हैं। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस वक्त पहली बात तो वहां स्थिति क्या है, क्या इस वक्त जांच चल रही है, और जिन 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, हिरासत में लिया है, वो कौन है? क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी में जो 2 लोग नजर आए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि भी उनको डिटेन किया गया है। इसके अलावा जो यहाँ लोग आते जाते थे, मेड आती थी जो खाना बनाती थी, उससे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि लगभग महत्वपूर्ण सुराग मिल चुके हैं, लेकिन आखिर घटना के पीछे मोटिव क्या है, मकसद क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यही वो दरवाज़ा है, यही वो गेट है जिसको सुबह खटखटाया गया तो जब नहीं खुला, और उसके बाद फिर आसपास के लोगों ने इधर ऊपर के हिस्से से झांकने की कोशिश की। अंदर चूंकि अर्धनिर्मित मकान है, 8 साल पहले इस मकान को खरीदा था मुकेश सहनी ने, और इसी मकान में अकेले रहते हैं मुकेश सहनी के पिता। और ठीक सामने एक बड़ा आलीशान बंगला भी है, वो भी मुकेश सहनी का है, लेकिन उसमें नहीं रहते हैं, वो अकेले रहते हैं। तो पुलिस तमाम पहलुओं को देख रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिर चोरी का मकसद यदि था तो अलमीरा जो बरामद हुआ उसमें से कुछ कैश भी मिला है। तो आखिर यदि मकसद चोरी का था तो फिर जो अंदर चीज़ें चोरी हुई थी वो आखिर चोर ले क्यों नहीं गया? तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कर रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, अलमीरा क्यों बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स खोजने की कोशिश की जा रही थी, आखिर वो कौन सा दस्तावेज था। तो ये सारी चीज़ें पुलिस ढूंढने की, समझने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल नीतीश, तमाम पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि आखिर मोटिव क्या है। लेकिन सवाल यही है कि अगर चोरी का मोटिव था तो अलमीरा कैसे छोड़ गए, कैश कैसे छोड़ गए, क्या आपसी रंजिश का ये मामला है, क्या फोर्स्ड एंट्री वहां पर थी अगर चोरी का ये पूरा मामला है? तमाम बड़े सवाल इस वक्त पुलिस के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए। वहीं बिहार के बाद बात अब लखनऊ की करते हैं, जहां से एक बड़ी खबर आई है। 2000 घर मकानों पर चलने वाले बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार ने रोक दिया है। सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों के डेलीगेशन से मिलकर खुशी खुशी उनको घर जाने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने यह क्लियर कर दिया है कि यह कार्रवाई नहीं होगी। डर भय में बनाने वाले अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी। बुलडोजर नहीं चलेगा। योगी के इस फैसले के बाद लोगों में इस वक्त खुशी का माहौल है। योगी जिंदाबाद के नारे इस वक्त उस इलाके में लग रहे हैं और इस फैसले के बाद योगी है तो यकीन है कि नारे भी लगे। पंतनगर समेत सभी 4 इलाकों के लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं, जहां पर कुछ देर पहले मायूसी थी। मिठाइयां वहां पर बांटी जा रही हैं। लोगों ने कहा कि योगी जी ने उनकी जिंदगी बचा ली है और इसके लिए उनका वो जीवन भर आभार जताएंगे। तो लखनऊ में जिन 4 जगहों पर, जिन 4 इलाकों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, लेकिन उसी कार्रवाई पर अब योगी सरकार ने रोक लगा दी है। दरअसल नदी का ये जो पूरा इलाका है, उसी इलाके में कहा जा रहा था कि अवैध अतिक्रमण है, जिसके बाद वहां से घरों को हटाया जाना था, लेकिन अब उस एक्शन को रोक दिया गया है। सीएम योगी के एक फैसले ने 2000 घरों को जीवन दान दे दिया। सीएम योगी ने क्लियर कट कहा कि जिस अफसरों की गलती से डर और भ्रम की स्थिति बनी है उन पर कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने लोगों को निश्चित रहने का भरोसा दिया। खुश होकर घर जाने की बात भी कही, जिसके बाद वहीं पर योगी है तो यकीन है कि नारे लगने लगे। पंतनगर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। लोग सड़कों पर मिठाइयां बांट रहे हैं। रुचि कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
लखनऊ का ये पंत नगर इलाका है और अब से कुछ देर पहले तक ये सबके चेहरों पे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन अब सबके चेहरे पे खुशी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहाँ इन इलाकों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था और उनसे मिल के प्रतिनिधि मंडल आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सबको भरोसा दिलाया है कि किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। अगर वो फ्लड जोन में आ भी रहा होगा तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बना है तो उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। ये जो लाल निशान लगाए गए हैं ये गलत लगाए गए हैं, जो जिन लोगों ने लगाए हैं उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। और यहाँ सब महिलाएं भी हैं और आप जो हैं जी जिंदाबाद, खुशी का माहौल है यहाँ पर। थोड़ी देर पहले के चेहरे में काफी परेशानी और अरे भैया ये अभी फोन कर रही है, सुबह से हमने खाना नहीं खाया, बार बार फोन करे रीता तू खाना खा ले। हमने नहीं, जब तक कुछ सलूशन नहीं आएगा मेरे मुंह में नहीं जाएगा खाना। लेकिन बहुत सुकून हुआ है। योगी नाथ जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। परेशानी ठीक है, आप बोलिए। ठीक है दीदी, बहुत खुशी हुई। जिंदाबाद योगी जिंदाबाद। आप लोग गए थे प्रतिनिधि मंडल लेके सीएम के यहाँ, तो क्या हुआ वहाँ बताइए। सीएम जी ने यही कहा कि जिन्होंने ये लाल निशान लगाए हैं इन पे सख्त कार्रवाई होगी। ये गलत तरीके से निशान लगाए गए हैं, लोगों को प्रताड़ित किया गया है, इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी का मकान कोई नहीं टूटेगा। जहाँ पे कुकरैल बह रही है वहीं पे सौंदर्यीकरण होगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग उनको धन्यवाद कहते हैं सब लोग, और हम लोगों की जिंदगी बचा ली उन लोगों ने। राहत हुई, सुकून हुआ, बहुत सुकून मिल गया। रात की नींद जो नहीं आ रही थी, खाना बंद हो गया था सबके पूरे घर भर का। हमारी वालदा जो काफी एजेड है, लेकिन अभी वो भी सुकून में आ जाएंगी। तो जिस जगह पर कुछ घंटे पहले गम का माहौल था, चिंता थी, लेकिन वहां पर अब देखिए जश्न मन रहा है, दिवाली मन रही है, योगी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। दरअसल पंत नगर, रहीम नगर, अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ नगर, ये वो 4 इलाके हैं लखनऊ के जहां पर डेंजर मार्किंग की गई थी। लाल निशान लगाए जाने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। बुलडोजर एक्शन का मैसेज लोगों में फैला दिया गया, जिसके बाद लोगों की नींद हराम हो गई। अब योगी सरकार के एक फैसले के बाद पूरा इलाका इस वक्त जश्न में डूबा हुआ। ये पंत नगर में हर गली में, हर सड़क पे इस समय खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री का आदेश यहाँ तक पहुँच गया है। मेरा नाम शिल्पी सिंह है। कहाँ घर था आपका? ये क्या मेरा घर है? ये है मेरा घर। लाल निशान लगा हुआ था, वो लाल निशान वो लगा है। इतने दायरे का क्षेत्र जो 90 मीटर के दायरे का क्षेत्र आता है उसको ही अवैध घोषित किया गया था और रेड क्रॉस किया गया था। अब राहत, हाँ राहत मिली, लेकिन अभी मुझे पूरी तरीके से राहत नहीं मिली। जब तक मेरे हाथ में लिखित दस्तावेज नहीं होगा, प्रमाणित प्रति नहीं होगा, तब तक मैं, मतलब खुशी तो है, लोग खुश है, मैं भी खुश हूँ, लेकिन मेरे लिए एक्चुअलिटी है प्रमाणित प्रति। हमारे प्रमाणित प्रति ही मेरा मेन मुद्दा था, क्योंकि मेरे पास कागज पे दस्तावेज रहेंगे, उसी दिन मैं सुकून की नींद। मुख्यमंत्री ने आदेश कह दिया है, मैं उनकी बात से खुश हूँ, आभार भी हूँ, व्यक्त करती हूँ मैं उनका। लेकिन कागज की वैल्यू आज समझ में आ रही है। कागज की वैल्यू के दम पे ही हमारी जीत हुई है। तो कागज बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का। मैं योगी जी से मिलना चाहती हूँ और आप लोग हमारा चौथा स्टंप है। नाम क्या पिलर है आप लोग? अनम खान। अनम खान। मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हो क्या? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे कहूँगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो गई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्ची तो हमारी ये बेटी है, इसने मैं कहना चाहूंगी, मैं योगी जी से मिलना चाहूंगी, उनके हाथ पैर प्रणाम करके उनसे शुक्रिया कहना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि वो हमें यूनिसी दे दे कि जिससे आने वाली सरकार हमारा घर ना तोड़ सके। नाम क्या है तुम्हारा? सानवी ओझा। किस तरह की खुशी आप लोग? बहुत खुशी हम लोगों को, हम लोग का घर टूटने से बच गया और सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि सरकार ने हमारी सुनी, हमारे बच्चों की सुनी और बहुत ही अच्छा काम किया और हमेशा ऐसा ही काम करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। नाम क्या आपका? आसिफ। अच्छा, आप बताइए, ये जो सरकार का फैसला आया, जो एक तरह से पूरे इलाके में दहशत थी, अब सबके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। योगी जी ने हम लोगों को दूसरी जिंदगी दी है और कहना चाहूँगा एक नई जिंदगी दी है। बहुत भय का माहौल था, जिसको मोदी जी, योगी जी ने संज्ञान लेते हुए
हम लोगों के सर ऊपर से जो भय की स्थिति थी उसे दूर कर दिया है। मैं बता नहीं सकता वो 5 दिन का माहौल कैसा था। न नींद आती थी, न खा सकते थे, न पी सकते थे। डर था तो सिर्फ एक डर था, घर छिन जाने का। एक घर है तो लोग कहाँ जाएंगे। लेके पहले से तैयारी थी हमारा हसरत जहाँ। अच्छा, पहले से तैयारी कर रखी थी मिठाई के लिए? जी किसी ने किया, हमने नहीं किया। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है जो हमारे लोगों ने दिखाया है कि हम जीतेंगे जरूर। लड़ाई लंबी चलेगी लेकिन जीतेंगे जरूर। और हम धन्यवाद देते हैं अपने, सबसे पहला धन्यवाद तो हमारे बच्चों को, हमारे लोकेलिटी के लोगों को, उसके बाद मीडिया पीपल को जिन्होंने हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाया। और ऊपर तक पहुंचने के बाद योगी जी का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और उस पर अपना जो भी निर्णय लेना था वो लिया। थैंक यू। घर कहाँ जा रहा था? कहाँ पे? ये सामने जी। आप बहुत राहत हुई कि? हाँ जी, बहुत राहत हुई, बहुत खुशी हुई। और योगी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग बेघर हो के भी कहाँ जाते हैं। हाँ, इतनी महंगाई में अब घर चलाना भी मुश्किल है। अब कैमरा का, मीडिया का तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सरकार बहुत ताकत है जो हम नहीं पहुंचा सकते थे। हमारे बैठने से क्या होता, आप लोग ना आते तो हमारे बैठने से कुछ नहीं होता। तो देखिए, योगी सरकार के एक फैसले ने बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सबको खुश कर दिया है। लखनऊ के दरअसल ये 4 एरिया के 2000 मकानों में बुलडोजर एक्शन की जद में थे। लोगों में डर पैदा हो गया था कि थोड़ी देर पहले सबसे बड़ी राहत मिली। 30 मीटर को आइडेंटिफाइड कर कुकरेल नदी के रिवर फ्रंट को डेवलप करने पर विचार हो सकता है। पहले ये दायरा 50 मीटर का था और उसी जगह से 2000 घर, मकान बुलडोजर एक्शन के दायरे में आ गए थे, जिसके बाद लगातार लोगों में डर का माहौल था। लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस ली है। रुचि कुमार इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, लगातार वहां पर लोगों में जो डर था, आप सुबह से वहां पर लोगों के बीच में थी, वो डर कुछ ही घंटों में खुशी में तब्दील हो गई। और क्यों ऐसा विचार किया गया कि अब ये बुलडोजर का एक्शन रुक जाएगा, और कौन वो अधिकारी हैं जिन्होंने डर और भय का माहौल पैदा किया? देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग हुई तो उसमें जो अधिकारी हैं उनकी पहचान करने को कहा गया है। इन सब इलाकों में आप घरों में देखेंगे तो लाल निशान लगा हुआ है और उसमें लिखा है किसी में 5 मीटर, किसी में 4 मीटर, किसी में 20 मीटर, यानी उतने मकान तोड़े जाने थे। तो ये सब इलाके में जो लोग हैं, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके भी मन में एक तरह का डर था कि हमारा घर चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। बहुत सारे बच्चों से हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, हमारा टेस्ट हो रहा था। जो नौकरी करने जाते हैं उन्होंने छुट्टी ले ली थी। बहुत सारे लोग यहाँ बीमार होकर अस्पताल पहुँच गए थे। तो अब ये मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद यहाँ सबके चेहरे पर आपको खुशी दिखाई देगी। थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर आपको जश्न का माहौल दिखाई देगा। लड्डू आ गए हैं, मिठाई के डिब्बे आ गए हैं, तो जबरदस्त खुशी का माहौल है। किस तरह से आप लोगों को बड़ी राहत मिली? मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा घर वापस किया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। आपसे बात की थी, आप बहुत परेशान लड़ रहे थे। हम योगी और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दे। हमारी उम्र भी उनको लग जाए, हम लोगों को डूबते हुए हमको बचा लिया। हम लोगों को हमारी उम्र भी उनको ले जाए। बहुत बहुत बधाई। अब उन्हीं को बुलाएंगे। बहुत बधाई योगी जी को, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे जो पूरा इन लोगों ने, इलाके के लोगों ने एक तरह का आंदोलन चलाया अपने घर बचाने के लिए, उसमें ये छोटे छोटे बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल है, महिलाओं का रोल है, तो बच्चों का भी रोल है। अब इनसे हमने पहले भी बात की, आप क्या बताना चाह रही हो, बताओ। मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा जो है वो बहुत खुश हैं, तो मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या? पढ़ाई वढ़ाई कर पाओगी ठीक से? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी। और मैं बिल्कुल रुचि, वहां पर लगातार लोगों की खुशी हम देख रहे हैं, क्योंकि ये 2000 घर नहीं 2000 परिवार उजड़ जाते कि अगर उन लोगों को उनके घर वहां से हटा दिए जाते। और ये योगी सरकार का बड़ा फैसला है जो इन लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए। अब आपको वो रिएक्शन सुनाते हैं जो सीएम योगी से मिलने डेलीगेशन जो गया था, उन्होंने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ से मिलकर जब बाहर वो आए और कितनी खुशी उस फैसले को लेकर उनके बीच में थी, वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि लगातार लोगों के बीच में ये डर बना हुआ था कि उनके घर के बाहर जो लाल रंग का डेंजर मार्क लगा दिया गया है, उसके बाद लोगों ने ये कहा था कि उनके घर को क्यों तोड़ा जा रहा है, जबकि उनके पास उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, बिल आता है बाकायदा का, बिजली का, पानी का। तो ये ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है?
सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत जी, खुश है, बहुत हम लोगों को खुश घर है। मिल गया। हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। सब कुछ हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा बिल्कुल। बस थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। सीएम योगी ने लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर ही रोक नहीं लगाई, बल्कि आंदोलन कर रहे टीचर्स को भी बड़ी राहत दी। योगी सरकार ने यूपी में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने इसके साथ ही पूरे मामले में एक कमेटी बना दी। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में आगे का फैसला किया जाएगा। दरअसल राज्य में डिजिटल अटेंडेंस लागू करने के फैसले के विरोध में टीचर्स लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, काली पट्टी बांधकर स्कूल पहुंच रहे थे। कई जिलों में शिक्षकों ने पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतर गए थे, सड़क पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद सीएम योगी ने कल ही पूरे मामले में संज्ञान लिया था। योगी ने सभी जिलों के डीएम को प्रदर्शनकारी टीचर से बात करने को कहा था और उसके 24 घंटे के अंदर ही डिजिटल हाजिरी को रोकने का ऐलान कर दिया गया। आज यूपी के शिक्षक संघ ने राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात की। इसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि फिलहाल 2 महीने तक डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगाई जा रही है। तो ये बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया। असल में यूपी के प्राथमिक सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस को कंपलसरी कर दिया गया था। इसके खिलाफ प्राइमरी टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। लखनऊ में डीजी हेड ऑफिस के सामने सरकारी टीचर्स ने प्रदर्शन किया। टीचर्स का यह कहना था कि सरकार का ये रवैया तानाशाही है, बिना ग्राउंड वर्क किए डिजिटल अटेंडेंस को लागू किया गया, ये ठीक नहीं है। लखनऊ के अलावा दूसरे शहरों में भी शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था और इसी वजह से स्कूलों में पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था, जिसके बाद सरकार ने नए कानून को फिलहाल टालने का फैसला किया है। और इसमें शिक्षकों के बीच में इस फैसले के बाद अब खुशी है, क्योंकि लगातार वो ये मांग कर रहे थे कि इस तरीके से तानाशाही नहीं होनी चाहिए, डिजिटल अटेंडेंस का नुकसान हो सकता है, और यही वजह है कि टीचर्स इसके खिलाफ थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, आखिर टीचर्स सरकार के इस फैसले का क्यों विरोध कर रहे थे। दरअसल यूपी सरकार ने 1 से 8वीं तक के स्कूलों में अटेंडेंस का एक नया कानून बनाया है। अभी तक स्कूलों में टीचर रजिस्टर पर अटेंडेंस लगाते थे, पर अब रजिस्टर हेड मास्टर या प्रचारकों के पास होता था। और इसमें सबसे बड़ी खामी दरअसल ये होती थी कि यह सिस्टम आपको काफी पुराना पड़ गया था। टीचर स्कूल आए या ना आए, अगर अगले दिन स्कूल आकर रजिस्टर पर साइन कर देते हैं तो उसकी भी हाजिरी मानी जाती थी। स्कूल दरअसल सुबह 8 बजे शुरू होते थे, क्लास 8 बजे शुरू होती थी। अटेंडेंस जो लगती थी वो 7:45 से 8 बजे के बीच में लगती थी। ये पहले का ये पूरा प्रोसीजर होता था। और उसके बाद जो फोटो अपलोड होनी थी, ये दरअसल डिजिटल हाजिरी पर टीचर्स इसलिए भड़क रहे थे क्योंकि ये वो पूरा सिस्टम है जो डिजिटल हाजिरी के बाद होता, जिसपे 7:45 से 8 बजे के बीच में अटेंडेंस लगती, फोटो बकायदा अपलोड किया जाता। सुबह क्लास से पहले टैबलेट पर फोटो बकायदा टीचर्स अपना अपलोड करते और उसके बाद दोपहर में जब अपना फोटो अपलोड करते यानी कि निकलने के वक्त, तभी उनकी हाजिरी को पूरा माना जाता। और यही वजह है कि बार बार टीचर्स की तरफ से इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अब आप ये बात भी जान लीजिए कि ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ टीचर्स का तर्क क्या है। सरकार का ये कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी से अटेंडेंस में फर्जीवाड़े पर रोक लगती, लेकिन शिक्षकों का ये कहना है कि उन्हें टैबलेट चलाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। उसके अलावा सरकार का ये कहना है कि टैब के जरिए तमाम वो जो टीचर्स हैं वो अपनी हाजिरी दें, लेकिन शिक्षकों का ये तर्क था कि ऐप में खामियों की पूरी भरमार है और यही वजह कि वो डिजिटल अटेंडेंस फिलहाल नहीं चाहते हैं। साथ ही सरकार का ये पक्ष था कि ऐप में खामियों की भरमार है और इसके अलावा ये भी कहा गया कि ऐप की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए थे जो शिक्षकों ने उठाए। तो ये तमाम तर्क वितर्क दोनों तरफ से चल रहे थे। डिजिटल अटेंडेंस से सरकार हाजिरी को लेकर आदेश लेकर आई थी, लेकिन अब ऑनलाइन हाजिरी में दिक्कतें होंगी, ये टीचर्स का कहना था। और इसी वजह से टीचर्स की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। पहले रजिस्टर के जरिए अटेंडेंस लगती थी, लेकिन फिर जब ये आदेश आया उसके बाद से ही टीचर्स स्कूल भी नहीं आ रहे थे, बच्चों को पढ़ा भी नहीं रहे थे। दरअसल एक तरफ सरकारी शिक्षकों का विरोध है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस के जरिए सरकार का मकसद फर्जी टीचर्स की समस्या पर रोक लगाना है। हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि यूपी एसटीएफ की जांच में सरकारी प्राइमरी स्कूल में 416 फर्जी टीचर्स को पकड़ा गया। एसटीएफ को 1142 शिकायतें मिली, जिस पर एक्शन लिया गया। 53 जिलों में ये पूरी जांच हुई है। अब आपको बताते हैं कि 2020 से लेकर जो फर्जी टीचर्स पकड़े गए हैं उनकी संख्या 416 है, जिसमें अलग अलग जिलों की, देवरिया की अगर बात की जाए तो 54 टीचर्स को पकड़ा गया, मथुरा में 43, सिद्धार्थनगर में 32, बस्ती में 30, गोरखपुर में 23 और 21 सीतापुर में पकड़े गए। महाराष्ट्र
महाराजगंज में 20 फर्जी टीचर्स को पकड़ा गया और इसके साथ साथ प्रतापगढ़ में 15 टीचर्स को पकड़ा गया। तो ये वो पूरा डेटा है जो 2020 से लेकर अब तक का डेटा, यानी कि 416 फर्जी टीचर्स को पकड़ा गया। सरकार का यह दावा है कि जब अटेंडेंस ऑनलाइन होगी, टीचर्स अपने चेहरे को टैब पर अपलोड करेंगे तो ये फर्जीवाड़ा खुद खत्म हो जाएगा। और इसी फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए सरकार डिजिटल अटेंडेंस का ये नया रूल लेकर आई थी, लेकिन अब इस रूल को वापस ले लिया गया, इस पर रोक लगा दी गई है। और इसके साथ साथ ये तमाम चीजें जो बार बार कही जा रही थी, उन चीजों को लेकर भी अब फिलहाल टीचर्स राहत में हैं कि अब उनको डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगानी पड़ेगी।